हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो सोशल साइंस का जो पॉलिटी पोर्शन है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा यूनिट 4 है, आपका 7th क्लास का। तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है, इसमें हम लोग संचार माध्यमों को समझने की कोशिश करेंगे। ये काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके सीटेट के लिए। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि संचार माध्यम किसे कहते हैं। तो माध्यम, संचार माध्यम क्या है? यह मीडिया शब्द से निकला है। संचार माध्यम, इसको हम मीडिया भी कहते हैं। तो ये मीडिया शब्द से निकला हुआ है, जो कि अंग्रेजी के मीडियम शब्द से बना हुआ है। मीडियम का बहुवचन होता है। इसमें क्या है, मीडियम का मतलब ही क्या होता है? माध्यम। मीडियम को क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। तो किसी भी चीज को एक दूसरे तक पहुंचाने में जो माध्यम काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? मीडिया कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संचार माध्यम समझ गए कि संचार माध्यम का मतलब क्या होता है। यह इंग्लिश शब्द का मीडियम से बना है, जिसका अर्थ होता है माध्यम। दूसरा, कि संचार माध्यम यानी कि मीडिया, वे विभिन्न तरीके होते हैं जिसके द्वारा हम अपने विचारों को क्या है, जिसके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आप अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? संचार माध्यम। मीडिया का अर्थ होता है माध्यम, अर्थात संचार माध्यम, जिसमें अगर हम पढ़े तो सबसे पहले देखेंगे टीवी, रेडियो और अखबार। ये किस तरह का माध्यम है? ये किस तरह का संचार माध्यम है जिसके द्वारा इसकी जो पहुंच है, टीवी, टेलीविजन और आपका रेडियो, अखबार, ये सब कैसा है? जिसका पहुंच लाखों लोगों तक है, इसलिए हम क्या कहते हैं। और इस लाखों लोगों तक इसकी पहुंच है, और जिसमें देश विदेश जन समूह तक इसकी पहुंच है। और इसके द्वारा हम क्या कहते हैं कि जन संचार का माध्यम इसको हम कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं। बहुत सारे लोगों तक इस माध्यम के द्वारा हम लोग क्या कहते हैं, सूचनाएं प्रदान करते हैं। टेलीविजन से क्या है कि आप देश विदेश की जो न्यूज़ है और देश विदेश की हर खबर से आप एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। या अखबार है, उसके माध्यम से हम लोग क्या कहते हैं कि हर जगह से हम लोग जुड़े रहते हैं। इससे लोग, काफी लोग एक साथ इस माध्यम से जुड़े हैं, इसलिए इसको हम लोग मास मीडिया भी कहते हैं। मास का मतलब क्या होता है? जिसमें ज्यादा लोगों का समूह होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मास मीडिया, जन संचार हिंदी में कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि संचार माध्यम और तकनीक क्या है। संचार माध्यम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। पहले भी संचार माध्यम थे, ज्यादातर किस तरह के थे? जो प्रिंट मीडिया में थे, जो कि छप के आते थे, जैसे आपका अखबार हुआ, आपका मैगजीन्स हुए। इन सब के माध्यम से हम लोग क्या कहते थे, जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब क्या है कि जो संचार माध्यम में बहुत सारे बदलाव होते जा रहे हैं, अत्याधुनिक बनती जा रही है, तो उसमें हमें तकनीक की जरूरत पड़ती है। संचार में हमें तकनीक, काफी तकनीक की जरूरत, टेक्नोलॉजी का जरूरत होता है। और ये टेक्नोलॉजी क्या है, जिसके माध्यम से क्या होता है, इस तकनीक के इस्तेमाल से क्या है कि जो भी मशीन बदलते जाते हैं संचार माध्यम में, उससे वे अत्याधुनिक बनते जाते हैं, जिसके माध्यम से अधिक लोग तक पहुंचने में, कोई भी न्यूज को पहुंचने में मदद मिलती है, जिससे हमारे ध्वनि और चित्र, इन दोनों में गुणवत्ता में सुधार आती है। क्या है, तकनीक के इस्तेमाल से क्या होता है, संचार में तकनीक का जो इस्तेमाल किया जाता है, इससे बहुत, हमारे जो न्यूज़ है, हमारे जो संचार है उसमें, संचार माध्यम में, संचार माध्यम हमारा अत्याधुनिक बनते जाती है। वो कैसे? तो इसके द्वारा क्या होता है कि जो न्यूज़ है उसमें ध्वनि में सुधार की जाती है। ध्वनि प्लस आपका चित्रों की गुणवत्ता में विकास होता है। और ये सुधार के कारण ही जो हमारा न्यूज़ है, हमारे जो संचार माध्यम है, वो बहुत विकसित होते जाते हैं। और इन
तकनीक हमारे जीवन में के बारे में सोचने के ढंग में भी परिवर्तन करते हैं। तकनीक के माध्यम से तकनीक के माध्यम से क्या होता है कि देश विदेश की जो खबरें हैं, तकनीक के माध्यम से देश विदेश की खबरें एक कोने से दूसरे कोने में अत्य अत्य तीव्र गति से पहुंच जाती है। मतलब अब क्या है कि पहले से ज्यादा इसमें खर्च किए जा रहे हैं, तकनीक में काफी खर्चे भी आती है, और इससे हमारा जो संचार माध्यम है वो काफी बेहतर होते जाता है। संचार माध्यम पे खर्च, आप कहेंगे कि जो संचार माध्यम है वो ऐसा तो नहीं है कि जिसमें खर्च आएगा ही नहीं। तो खर्चा कैसे हम देखते हैं, तो जैसे आपका कोई न्यूज़ है, न्यूज़ चैनल की बात करें, तो न्यूज़ चैनल जो भी होती है, न्यूज़ चैनल की बात करें, तो उसमें आपको क्या क्या खर्चे आती है। तो एक स्टूडियो बनाया जाता है, उसमें जो काम करने वाले रहते हैं उसके वेतन दिए जाते हैं, उसको वेतन दिए जाते हैं। तो इस तरह से देखें तो ये काफी खर्चीले होते जाते हैं। समाचार स्टूडियो की बात करें तो समाचार जो वाचक होते हैं उसका उसको भी सैलरी दी जाती है। अन्य लोग उससे जुड़े रहते हैं, प्रसारण का काम किया जाता है, उसको छपाई का काम किया जाता है, उसमें जो मशीन में खर्चे आती है, वे सभी क्या है हमारे संचार माध्यम का खर्चा माना जाता है। अगला हम देखेंगे कि संचार माध्यम व लोकतंत्र। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि लोकतंत्र में संचार माध्यम का क्या रोल है। तो संचार जो माध्यम है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। संचार माध्यम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। वो कैसे, तो मीडिया जो है ना, मीडिया जिसको हम संचार कहते हैं, संचार माध्यम कहते हैं, इसके द्वारा हम लोकतंत्र में हो रहे जो भी घटनाएं हैं, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, जैसे आपका कोई भी नियम, इसके द्वारा हम जो कानून बनाए जाते हैं, जो सरकार कानून बना रही है उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि डायरेक्ट तो हम जुड़ नहीं सकते हैं, हमारे लिए कौन कौन से कानून बनाए जाते हैं, या जो चीज आपका आम लोगों के हित में क्या क्या चीजें की जा रही है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, या जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है उसके बारे में भी हम जान के उसका विरोध कर सकते हैं। तो ये जो जानकारी देने का काम है वो क्या करता है, वो मीडिया देती है। तो इस तरह से देखिए कि मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अन्य तीन स्तंभ हमारे जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, उसी तरह से मीडिया का भी लोकतंत्र में काफी महत्वपूर्ण स्थान है। संचार माध्यम की स्वतंत्रता से तात्पर्य क्या है, कि जो संचार माध्यम हो वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो, उस पर किसी का नियंत्रण न हो, या और कोई भी व्यक्ति उसको प्रभावित न करे। मतलब कि जो भी न्यूज दिए जा रहे हैं उसमें कोई रुकावट ना हो, जो भी घटनाएं हो रही है उसको डायरेक्ट जो संचार माध्यम है वो आम आदमी तक पहुंचाए, जिससे कि हमें हर चीज की जानकारी मिलती रहे। तो इस पे किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है कि लोकतंत्र में अगर हम देखें तो संचार पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में सरकार के बारे में क्या है कि लोकतंत्र में हम देखते हैं क्या, कि जो भी लोकतंत्र में सरकार की नीतियों के प्रति लोकमत या जनता का मत जो है वो स्वतंत्र समाचार पत्र के माध्यम से ही मिल पाता है। वास्तविकता यह है कि संचार माध्यम पूरी तरह से स्वतंत्र तो है नहीं, नहीं है। ऐसे किस किस कारणों से हम ये देखते हैं कि जो हमारा संचार माध्यम है वो स्वतंत्र नहीं है, उस पर नियंत्रण किस किस चीजों का है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सरकार का उन पर नियंत्रण है। ये कैसे, कि जब सरकार किसी भी विषय को, जो भी हमारा समुदाय है वहां तक नहीं पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंसरशिप कहते हैं। जब समाचार पत्रों पर पहला हो जाता है, संचार पर, संचार माध्यम पर सरकार द्वारा, सरकार द्वारा क्या किया जाता है, सेंसरशिप लगाया जाता है।
इससे क्या होता है कि हमारा जो संचार है वो प्रतिबंधित होता है। तो सेंसरशिप सरकार कब लगाती है कि बहुत सारी ऐसी जो घटनाएं होती है जो आम आदमी तक ना पहुंचे, तो सरकार क्या है संचार माध्यमों को वैसे न्यूज को छापने से मना करती है और उस पर सेंसरशिप लगाती है। तो इससे क्या होता है कि जो जो भी संचार माध्यमों की स्वतंत्रता है वो कम हो जाती है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। दूसरे शब्द में अगर हम देखें तो सेंसरशिप का तात्पर्य क्या है कि सरकार की उन शक्तियों या अधिकारों से है जिसके अंतर्गत सरकार क्या है कुछ विवरण प्रकाशित होने या प्रदर्शित करने से पूरी तरह से रोक लगा देती है। ये कब कब देखने को मिलता है, सरकार ऐसा कब कब करती है? तो जैसे अगर हम देखें तो आजादी के टाइम में भी ब्रिटिश काल शासन काल में भी ये सेंसरशिप लगाया गया था। वो कब लगाया गया था? 1860 1878 में। ये 1878 से 1880 तक वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था। ये प्रेस एक्ट कैसा था? बनाकर और सेंसरशिप लगाई थी। एक एक्ट बनाया गया था प्रेस के ऊपर, प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया गया था। ये बनाकर और जो भी समाचार थे उस पर सेंसरशिप लगाया गया था, उसको रोका गया था। ये कब की बात है? ये आपको 1878 से 1880 तक ये लगाया गया था। लगाने वाले थे आपका लॉर्ड लिटन, जो वायसराय उस टाइम के थे, उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था। इसको बाद में चल के लॉर्ड रिटन ने क्या किया? हटा दिया। ये प्रेस एक्ट आपका हटाने वाले थे लॉर्ड रिटन। ये हटाया गया था आपका, हटा गया पूरी तरह से, इसको हटा दिया गया। दोबारा से अगर आप देखें कि ये सेंसरशिप कब लगाया गया था, तो स्वतंत्रता के बाद भी लगाया गया था, जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित की गई थी 1975 से 77 तक। ये 2 साल में के दौरान प्रेस एक्ट लगाया गया था, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई थी, प्रेस की आजादी को छीन लिया गया था। संविधान में नागरिक के मौलिक अधिकार के रूप में अगर हम देखें तो स्वतंत्रता का अधिकार के तहत क्या है? अनुच्छेद आपका 19A क्या कहता है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अगर हम अपना विचार अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें, संविधान में जो हमारा मौलिक अधिकार दिया गया है उसके तहत जो आपका अनुच्छेद 19(1)(a है, उसमें क्या दिया गया है? स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ये बनाया गया है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अतः उसी अनुच्छेद में प्रेस या मीडिया की भी स्वतंत्रता को सम्मिलित किया गया है। तो ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो वो है आपका 19(1)(a) है। अब हम लोग देखेंगे कि दूसरा जो प्रेस का जो आजादी है, जो प्रतिबंध लगाया गया, दूसरा प्रतिबंध किस तरह का है? तो एक तो पहला है जो कि सरकार द्वारा ये लगाया गया है, और दूसरा है आपका व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा। तो व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा भी जो संचार माध्यम है उस पर प्रतिबंध लगाई जाती है, उस पर नियंत्रण रखा गया है। ये कैसे? तो जो भी हम देखते हैं कि जो संचार माध्यम होती है उसमें काफी खर्चे आती हैं। जैसे आपका स्टूडियो बनाने से लेके उसमें जो छपाई का काम हो रहा है या जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है या जो उसमें काम कर रहे हैं उनके सैलरी से लेके सब चीजों पे काफी खर्चे आती हैं। उस खर्चे को बेयर करने के लिए, उस खर्चे को कम करने के लिए क्या होता है कि उस खर्चे के लिए संचार माध्यमों को अधिक से अधिक धन की आवश्यकता होती है। और ये धन कहाँ से मिलता है? तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है वो अपने विज्ञापन इन समाचारों के माध्यम से देके इस समाचार माध्यमों के द्वारा अपने जो भी व्यापारिक संस्थान होती है उसका उसका प्रचार प्रसार करते हैं। और इस प्रचार प्रसार के क्रम में उनको काफी धन दिया जाता है संचार माध्यमों को, जो भी तो इसलिए क्या होता है कि उनका उन पे नियंत्रण होता है और वो जिस तरह का न्यूज चाहेंगे तो न्यूज वाले को वैसा करना पड़ता है। वो क्योंकि वो उनसे ही
धन कमा रहे हैं, उनसे उनको धन की प्राप्ति होती है। इसलिए जो भी न्यूज़ चैनल है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी आपका व्यापारिक प्रतिष्ठान से जुड़ा होता है। क्योंकि आप देखेंगे कि कोई भी न्यूज़ चैनल आप देख रहे हैं या कोई भी टीवी पर कोई भी शो देख रहे हैं, तो उसके बीच में आप देखते हैं क्या है कि बहुत सारा ऐड आते रहते हैं। वो ऐड किसी न किसी बड़े व्यापारिक कंपनी का ऐड होता है, और उस ऐड को दिखाने से क्या है कि उसका रेटिंग बढ़ता है, और उनको उसके बदले पैसे दिए जाते हैं, उस न्यूज़ चैनल को उसके बदले पैसे दिए जाते हैं। तो इसलिए वो क्या है कि उस तरह के जो भी ऐड होते हैं उसको वो बीच में दिखाते हैं। तो इसके बदले में क्या है, न्यूज़ चैनल को उस कंपनी से पैसे मिलती है। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सही चीज को भी, अगर उनका कोई गलत चीज भी है उसको भी वो सही ढंग से दिखाने की कोशिश करते हैं। अगला हम देखते हैं कि मसौदा तय किया जाना। टीआरपी का नाम सुने होंगे, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ये क्या है? इसमें क्या है कि ऐसे न्यूज दिखाए जाते हैं जिसमें क्या है, लोगों का इंटरेस्ट, लोगों का ध्यान केंद्रित किया जा सके। उस तरह के न्यूज दिखाने में क्या है, न्यूज चैनल को काफी उससे पैसे मिलते हैं। लोग ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को देखना पसंद करते हैं जिसके बदले उनको पैसे दिए जाते हैं। तो इस टीआरपी के कारण कि कुछ खास विषय पर ही लोगों का ध्यान केंद्रित करके समाचार माध्यम हमारे विचार, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं, और हमारे ध्यान को उस मुद्दे पर आकर्षित करते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसी खबरें होती है जो हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट रखता है, लेकिन लोगों के इंटरेस्ट को, लोगों के ध्यान को भटका के किसी और चीज को दिखाना, न्यूज चैनल सही न्यूज को दिखाने से मना करते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जैसे कि जो कि हमारे आम जिंदगी के लिए फायदेमंद होता है, जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित करने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। इन समस्याओं को दिखाने के बजाय वो किसी ऐसी चीजों को दिखाते हैं जिसमें हमारा कोई जिसमें सिर्फ हमारा इंटरेस्ट है। ऐसी घटनाओं को दिखाते हैं जिसको लोग ज्यादा से ज्यादा देखें। जैसे कि, एक जगह पे धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं बेरोजगारी को लेके। काफी सारे यूथ अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि न्यूज चैनल उस घटना को दिखाने के बावजूद बजाय क्या करते हैं कि ऐसी घटनाओं को दिखाते हैं, जैसे किसी इवेंट में कोई बड़े स्टार आ जाए, सुपर स्टार आ जाए, तो उनको दिखाना वो ज्यादा पसंद करते हैं, ताकि लोग ज्यादा उनको देखें, उनको देखना पसंद करेंगे, और जिससे उनका टीवी का टीआरपी जो ये है रेटिंग पॉइंट है वो बढ़े। तो इस तरह से क्या होता है कि जो सही का विज्ञापन न्यूज है वो हम तक नहीं पहुंच पाता है। अब एक पॉइंट आता है कि सामाजिक विज्ञापन किसे कहते हैं। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो समाज है, ऐसे सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन को दिखाती है, बनाती है, जिससे समाज के किसी बड़े संदेश को प्रसारण हो सके। किसी समाज के बड़े संदेश को दिखाने के लिए बहुत सारे ऐसे विज्ञापन बनाए जाते हैं जो कि सरकार द्वारा बनाई जाती है। ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह का जो विज्ञापन है वो क्या है, हमारा सामाजिक विज्ञापन है। चाहे हम दो हमारे दो, इस तरह के जो भी विज्ञापन छापे जाते हैं वो हमारे समाज के द्वारा छापे जाते हैं, जिससे हमारे समाज की भलाई हो सके। इस तरह के भी जो विज्ञापन है वो क्या कहलाती है, सामाजिक विज्ञापन कहलाती है। सामाजिक विरोध क्या होते हैं, जब काफी लोगों की संख्या, भीड़ इकट्ठे होकर, एकजुट होकर किसी विषय पर खुले रूप से अपना विरोध प्रदर्शन करते, या यह कैसे किया जाता है, किसी बड़े मुद्दे को लेकर, काफी लोग एक साथ जुट के जो सार्वजनिक विरोध होता है, इसमें एक लोग नहीं होते हैं, काफी सारे लोग मिलके उस सामाजिक मुद्दे पे अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि, और ये विरोध अब वो किस तरीके से करते हैं, रैली निकाल के करते हैं। रैली के जरिए आपका हो जाएगा आयोजन, रैली आयोजन करके, या हस्ताक्षर अभियान के द्वारा, या सड़क के अवरुद्ध, सड़क पे
को जाम करके वो लोग अपना प्रदर्शन करते हैं, अपने विरोध को प्रदर्शित करते हैं। जन संचार के साधनों को मुख्यतः कितने रूपों में बांटा गया है? ये मुख्यतः दो भागों में विभाजित है। कौन कौन से हमारे जन संचार के माध्यम है? तो पहला आपका हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूसरा हो जाता है प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या आता है? आपका टीवी आता है, रेडियो, कंप्यूटर, फैक्स मशीन, टेलीफोन, मोबाइल फोन, वायरलेस फोन और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। दूसरा आ जाता है प्रिंट मीडिया, जिसमें अखबार, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पैम्पलेट और पोस्टर आते हैं। अब हम निष्कर्ष के ऊपर देखते हैं कि जो हमारा संचार माध्यम है उसका पूरी तरह से निष्कर्ष निकाला जाए एक प्रजातंत्र में, तो प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार का काफी महत्व होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि संचार माध्यम के द्वारा ही हम सरकार के कामों के संबंध में के विषय में हम जानकारी रख सकते हैं। यदि सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक भी सकती है। उसी के माध्यम से हम सरकार के कार्यों को देख भी सकते हैं, उस कार्य के विरोध में अपना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसको सरकार आम आदमी तक पहुंचने से रोक भी सकती है। वो इस घटनाओं को आम आदमी तक पहुंचने से किस तरह से रोक सकती है? वे संचार माध्यम पे सेंसरशिप लगा के उस घटनाओं को प्रकाशित होने से प्रतिबंधित कर सकती है। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से क्या होता है कि जो संतुलित रिपोर्ट है वे आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि अब संतुलित रिपोर्ट छापा ही नहीं जाता है, वो प्रकाशन में आना कठिन हो जाता है। समाचार से प्राप्त जो तथ्यात्मक जानकारी होती है वो पूर्ण रूप से क्या होती है? एक पक्षीय होती चली जाती है। जो भी बड़ी कंपनी है वो अपने हिसाब से अपने पक्ष में क्या है कि न्यूज को छापने पे मजबूर करते हैं, और जो भी न्यूज चैनल है उस अपने अपने फायदे के लिए वैसे ही न्यूज छापते हैं जिससे उनको काफी पैसा मिल सके, क्योंकि वो कहीं ना कहीं व्यापारिक व्यापार से जुड़े होते जा रहे हैं। तो ये जो हमारा वीडियो था वो संचार माध्यम के ऊपर था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।